हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पॉलिटी विद एबीसीडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम एनसीईआरटी बुक पर आधारित महत्वपूर्ण व्याख्यान, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, जिनमें हमने समकालीन विश्व राजनीति वाली किताब को कंप्लीट कर लिया है। उसमें हर अध्याय का व्याख्या सहित और हर अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सहित कंप्लीट वो बुक कर ली गई, जिसे आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो। टेस्ट के रूप में भी है और प्रत्येक पाठ का अध्यायवार व्याख्यान नोट्स के रूप में भी है। आज हम एक नई 12th की बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसको करेंगे। ये जो किताब है ये सभी के लिए उपयोगी रहेगी, चाहे आप आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर कर रहे हो, रेट एग्जाम की कर रहे हो, चाहे 12th के बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड की किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा और ये बुक भी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहेगी। सबसे पहले हम प्रत्येक पाठ को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, एक संक्षिप्त में, नोट्स के रूप में और सारगीकृत रूप में। उसके बाद में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास लाई जाएगी। तो आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत हमारा ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, यानी हमारी फर्स्ट क्लास है और 12th की, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। और इसका पहला ही अध्याय है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो चलो बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। आज हम एक नई बुक की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग जो जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़ो और अधिक से अधिक बच्चों को बताओ ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। फिलहाल अर्धवार्षिक एग्ज़ाम चल रही है, अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा, उससे पहले पहले मैं वो कंप्लीट हो गई बुक, ये भी कंप्लीट करा दूंगा। और आपके लगभग जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो बहुत मददगार साबित होंगे सभी के लिए, चाहे वो 12th में पढ़ रहा बच्चा हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम दे रही हो। ठीक है, तो अब चलते हम आज के पहले अध्याय की ओर। आज का हमारा पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखो बच्चों, नए राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जैसा कि सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। और इसी के साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था और उनका ये प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना जाता है? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से इसको जाना जाता है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। किसको? जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने हमारे देश आज़ाद हुआ उस रात को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था, एक भाषण दिया था, और उसी भाषण को किस नाम से वो प्रसिद्ध हुआ? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। हिंदी में आप लिखो तो ऐसे लिख दो कि भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, या फिर इसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। ये गांधी जी का कथन है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस दौरान महात्मा गांधी का 14 अगस्त 1947 कलकत्ता में होंगे शायद गांधी जी, तो वहीं से अपना कथन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सामने लिख रखा, आप पढ़ रहे होंगे कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का। पूछा जा सकता है कभी कभी कथन कि ये किसका कथन? तो ये किसका है? गांधी जी का। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से तो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए कैसा है? खुशी का दिन होगा और गम का भी होगा। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की जो जनता है स्वतंत्र होने के लिए वैसे प्रतीक्षा कर रही थी, और हमने देखा कि काफ़ी
लड़ाई लड़ने के बावजूद हमारी आवाज़ बुलंद हुई और उस आवाज़ के बदौलत हमको स्वतंत्रता या आज़ादी मिली। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान 1947 में जिन हालातों के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सन 1947 का जो साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि ये नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है। और इसी दिन 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपके पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया भी बड़े मानचित्र के रूप में। तो आपको ध्यान रखना कहाँ से लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हैं, कब, 15 अगस्त 1947 में। कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखेंगे हम कि हमारे भारत को आज़ाद या स्वतंत्र होने के उपरांत वो कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी जिसको हम इस अध्याय में देखेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो इस अध्याय का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। लेकिन इस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में भी प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको ध्यान में भी रखना है। 3 चुनौतियां मैंने यहाँ लिख रखी है, देखिए। पहली चुनौती है विविधताओं में एकता की स्थापना, दूसरी है लोकतंत्र को कायम रखना, तीसरी है सभी वर्गों का समान विकास करना। किताब में पैराग्राफ के रूप में दे रखा है, लेकिन आप टॉपिक के रूप में एक पॉइंट के रूप में इस तरीके से लिख के इनकी व्याख्या करोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पहले इस तरीके से जिस प्रकार से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना होगा ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाए। 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी है? विविधताओं में एकता की स्थापना, दूसरी है लोकतंत्र को कायम रखना, तीसरी है सभी वर्गों का समान विकास। ठीक है, अब इनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या हम देख लेते हैं। मैं व्याख्या बोल के समझा देता हूँ, क्योंकि लिखना इस पे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा इतना। तो नॉर्मली हम समझ लेते हैं कि विविधताओं में एकता की स्थापना से क्या संबंध है, और आप अगर इन बिंदुओं को ध्यान में रख लेते हो तो आप अपने मन से भी अगर इनसे संबंधित लिखते हो तो काफ़ी अच्छा लिख पाओगे, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ समझा हुआ हम अगर पॉइंट बिंदु याद आ जाए तो काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो विविधताओं में एकता की स्थापना से संबंधित देखे जाए तो देखो, पहली और तात्कालिक चुनौती यही थी कि एकता के सूत्र में बंधे ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो, क्योंकि भारत अपने आकार और विविधताओं में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृतियाँ अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधता से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में भी समाई ये आशंका एक तरह से सत्य साबित हुई थी। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि देगा? क्या ऐसे हर क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल ये भी था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली जो चुनौती थी वो कौन सी थी? विविधताओं में एकता की स्थापना। ये आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी आपने किताब पढ़ रखी और पढ़ लेना ताकि आप इनकी व्याख्या अच्छे से कर सको। ठीक है, दूसरा जो बिंदु है हमारा वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कर रहे हैं। 3 प्रमुख चुनौतियां थी। प्रथम चुनौती देख ली थी हमने,
विविधताओं में एकता की स्थापना। अब दूसरी चुनौती देख रहे हैं हम, लोकतंत्र को कायम रखना। दूसरी चुनौती कौन सी है? लोकतंत्र को कायम रखने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। यह ध्यान रखना बच्चों कि भारत ने संसदीय शासन पर आधारित कौन सा लोकतंत्र अपनाया है? प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र या कहिए भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे? कि यहाँ पर जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जनता के द्वारा क्या चुने जाते हैं? प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जनता के द्वारा किनको चुना जाता है? प्रतिनिधि चुना जाता है और वही क्या करते हैं? शासन, सरकार का निर्माण करते हैं। इसलिए भारत में जो लोकतंत्र है, जो जनता का शासन है, वो कैसा है? प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, क्योंकि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनते हैं वही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र है। ठीक है। अब बात करें हम इसके आगे की, तो लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर क्या होते हैं? राजनीतिक मुकाबले होंगे। लोकतंत्र कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान भी जरूरी होता है, लेकिन इतना भारी काफी नहीं होता। चुनौती ये भी है कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवस्था बर्ताव चलन में आना चाहिए ताकि लोकतंत्र को कायम रखा जाए। एक ये दूसरी चुनौती थी। तीसरी है सभी वर्गों का समान विकास। तीसरी चुनौती क्या है? सभी वर्गों का समान विकास। ठीक है। तीसरी चुनौती थी कि ऐसे विकास की जिसमें समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में ये बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित तबकों, SC, ST, OBC या कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट किया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती है आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। ठीक है। तो ये सभी प्रमुख चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली? इन सबको ही इस स्वतंत्र भारत की राजनीति में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब थोड़ा देखते हैं, किताब में हमारे इस तरीके से दिया हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुख्यमंत्रियों के एक पत्र में। वो बात को समझ लेते हैं और इसी के साथ आज इस वीडियो में मोहम्मद अली जिन्ना भी कुछ कह रहे हैं अध्यक्ष से भाषण देते हुए। ये भी कभी कभार कंपटीशन एग्जामों में अधिकतर पूछ लिया जाता है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, और कॉलेज लेक्चरर क्या असिस्टेंट प्रोफेसर एक ही है, लेकिन आपकी स्कूल लेक्चरर है उनमें भी इनका कथन पूछ लिया जाता है कि ऐसा किसका विचार है या किसका कथन है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपने NCERT बुक में दे रखा है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इनको पढ़ लेते हैं। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कह रहे हैं। 15 अक्टूबर 1947 दिन की बात है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक की तादाद में इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये बात वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिकता रखती है और हमें सबको समझना चाहिए कि जो सांप्रदायिकता की या थोड़ी बहुत जो सोच हमारी ऐसी आती है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है
हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, धर्म संकट में आ गया है या भारत संकट में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी सब भारत में समाहित थे और आज भी सभी धर्म जाति समुदाय समाहित है, तभी हमारा देश काफ़ी कुछ देशों से अलग है। तभी हमारे देश को विश्व गुरु माना जाता था, क्योंकि इसमें सभी जाति सभी धर्म सभी लोगों को आदर सत्कार मान सम्मान इतना अच्छा जो होता है, उस देश की खुशहाली बता देती है। तो इस खुशहाली को बनाए रखे, विचार सबके अच्छे हो, किसी के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए, किसी के कहे अनुसार भी नहीं चलना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी से भाईचारे से रहना चाहिए, देश में शांति कायम बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी जाति विशेष समुदाय धर्म का हो, सबको मिलजुल कर इस देश में रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, देश के विकास में सहयोग करते रहना चाहिए। तब जाकर हमारा देश फिर से एक विश्व गुरु के रूप में उभर के आएगा। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इसी बातों पर बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है या इनका बहुत महत्वपूर्ण विचार था, जो कि आज प्रासंगिकता की ओर लग रहा है। तो क्या कह रहे हैं, देखो, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। ये एक बुनियादी तथ्य है और इस पर कोई अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसा दे, वहाँ के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हम अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के अधिकार देने होंगे, उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो ये नासुर बन जाएगा, जो पूरी राज्य व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद सबको तबाह कर दे। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने उस दौरान, जो आज भी ये बात लागू होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है ऐसा किसका विचार था, किसका कहना था। ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर है 11 अगस्त 1947 के दिन कराची में संविधान सभा में अध्यक्ष ने भाषण देते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, कौन है ये, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने द्वीप राष्ट्र का सिद्धांत भी दिया था। देखो, ये भी कुछ विचार अपने पेश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान, पठान, पंजाबी, सिया, सुन्नी आदि में बटें तो हिंदू भी, ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी समुदायों में। पाकिस्तान में आप आज़ाद है और आप अपने मंदिर जाने के लिए आज़ाद है, आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद है। आपके धर्म, आपकी जाति, विश्वास को, राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये कथनों का थोड़ा ध्यान रखना, इनके विचारों का ध्यान रखना, किसके क्या विचार थे। तो आज का वीडियो इतना ही। हम 20 मिनट की लगभग वीडियो बनाते हैं और विशेष ज़रूरत पड़ेगी तो हम बड़ा वीडियो बना देंगे। 20 मिनट से छोटा तो क्या बनाए, 15, 20, 25 मिनट इतना ही मैं बनाता हूँ, जितना हमने पढ़ा है बच्चों के समझ में आ जाए। क्योंकि विशेषतः मेरा सभी बच्चों का ख्याल है, लेकिन जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ या जो बच्चे अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा कम टाइम का वीडियो और थोड़ा उनके हिसाब से समझ में आ जाए और उनके परीक्षा में काम आ जाए। बाकी मैंने कोशिश सारी ये करता हूँ कि एनसीईआरटी बुक है तो ये कंपटीशन में बैठने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद हो, उनके लिए मददगार हो। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इन चीज़ों को भी लेता हूँ ताकि कोई चीज़ छूटे ना इतनी बड़ी। फिर भी हम और कोशिश करेंगे, अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसे हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का जो वीडियो लाएंगे उसमें कवर कर लेंगे। वैसे मैं इसमें रखूँगा कुछ नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों तक रख दूँगा। अब आज का वीडियो इतना ही, बाकी बचे हुए पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे।
कितने, 1 या 2 3 जो भी जितने वीडियो लगेगा वो कोई बात नहीं, हमारा पाठ समझ में आना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। और कुछ चीज़ें आपको लग रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे। मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा इसी उम्मीद के साथ। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना काफ़ी है। आप इसको सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज़ अपडेट मिल जाए। साथ ही मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालता हूँ, कंपटीशन बच्चे बैठने वाले, कि उनको उन प्रश्नों की कुछ न कुछ उनके लिए उनसे फ़ायदा मिले, उनको मदद मिले और उनके लिए सहयोग के रूप में वो काम आए। ठीक है, तो आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, और वो इसलिए कि आपको जो भी वीडियो डाला जाएगा वो मिल जाएगा टाइम से। बाकी मैं ये देवानी ऐप पर भी कंटेंट डालता हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। वहाँ अपडेट करने में देरी होती है, इसलिए तो मैं ये वीडियो बनाना शुरू किया ताकि बच्चे तुरंत वीडियो को पा सके। और किसी दिन स्कूल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो उस दौरान अगर पाठ, क्योंकि हम तो स्कूल में एक दिन पढ़ा देते उस पाठ को दूसरे दिन थोड़ी पढ़ाया जाएगा, दूसरे दिन बच्चा एब्सेंट हो जाता है, तो वो बच्चा घर पे रहकर पढ़ सकता है, एब्सेंट उसकी पढ़ाई के अंदर नहीं होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा ये नवाचार समझो चाहे कुछ और, लेकिन ये था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।